पहले की सरकार ने प्रदेश में जातिवाद व भाईचारे की राजनीति की, परंतु मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के गरीब वंचितों को उनके अधिकार देने के काम किए। मीडिया सचिव प्रवीण अत्रेय। मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव मंगलवार को जिला सचिवालय के सभागार में मीडिया कर्मियों से हुए रूबरू। मीडिया कर्मियों से जाना हालचाल। यमुनानगर 21 नवंबर। मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रेय ने कहा कि पहले की सरकार ने देश व प्रदेश में जातिवाद व भाईचारे की राजनीति की, परंतु मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के गरीब वंचित को उनके अधिकार देने के लिए काम किया। मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव मंगलवार को जिला सचिवालय के सभागार में मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में मीडिया कर्मियों के लिए हरियाणा सरकार ने अनेक योजनाएं बनाई हैं। मीडिया कर्मियों की पेंशन को बढ़ाकर 15,000 किया है और शीघ्र ही मुख्यमंत्री द्वारा मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को कैशलेस योजना से जोड़ा जाएगा। इस मौके पर उपस्थित मीडिया कर्मियों ने मुख्यमंत्री द्वारा मीडिया कर्मियों की पेंशन बढ़ाने पर उनका आभार प्रकट किया। मीडिया सचिव ने कहा कि पहले की सरकारें अपने चहेतों को सरकार में लाभ देते थे और गरीब व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित रह जाता था, परंतु मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा एक हरियाणवी एक किनारे को कायम रखते हुए समान विकास किया है। गरीब व्यक्ति को उनका पूरा अधिकार मिल रहा है। पहले पर्ची और खर्ची से नौकरी मिलती थी, परंतु अब युवा अपनी योग्यता से नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में 10 साल सरकार चली। इसी दौरान केवल 86,000 सरकारी नौकरियां प्रदेश के लोगों को मिली, जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 8.5 साल में 1,10,000 नौकरियां युवाओं को योग्यता के आधार पर दी और 60,000 पक्की नौकरियां पाइपलाइन में हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रदेश में छोटे बड़े 1,60,000 उद्योग स्थापित किए हैं। इन उद्योगों से करीब 12,60,000 युवाओं को रोजगार मिला है। अंत्योदय योजना के तहत रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिला है। मीडिया सचिव ने कहा कि प्रदेश में आर्थिक विकास की दर पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां गन्ने का सर्वाधिक भाव है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसी भी सहकारी चीनी मिल पर किसानों का कोई बकाया नहीं है। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आर्थिक व्यवस्था का परिणाम है। उन्होंने कहा कि किसान हितैषी बताने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अपने शासनकाल में चीनी मिलों से 190 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं कर सके, जिसका भुगतान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। उन्होंने कहा कि ऐसी पहली सरकार है जो धान और गेहूं के साथ 14 फसलों को MSP पर खरीद रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को 24 घंटे पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही है। वर्ष 2014 से पहले केवल प्रदेश में 534 गांव में 24 घंटे बिजली मिलती थी, परंतु अब लगभग सभी गांव में 24 घंटे बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच है कि प्रदेश के हर व्यक्ति को योजना का लाभ मिले। इसके लिए उन्होंने परिवार पहचान पत्र बनवाए। इसके माध्यम से हर व्यक्ति को योजना का लाभ मिल रहा है। विपक्ष को इसकी घबराहट हो रही है। इस पोर्टल के माध्यम से घर बैठे लोगों को सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने BPL की आय सीमा को 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए किया। इससे प्रदेश के लाखों गरीबों को BPL की श्रेणी में शामिल किया। उन्होंने कहा कि नशे जैसी कुप्रथा को बंद करने के लिए सरकार के साथ साथ समाज के लोगों को भी आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं काम कर रहे हैं। प्रदेश में मैराथन करवाई गई। हजारों लोगों को मैराथन के माध्यम से मुख्यमंत्री ने जोड़ा। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जो कहते हैं उसे करते हैं। बॉक्स मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मीडिया सचिव को शॉल उड़ाकर स्वागत किया। सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। मीडिया वेबलिंग एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव को शॉल उड़ाकर सम्मान किया और पत्रकारों को सुविधा देने के लिए उनका धन्यवाद भी किया। उससे पहले पीछे मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि बहुत पीछे जाने का कोई लाभ नहीं है। वर्तमान समय में जब 8.5 साल हुए थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल को, तो 1,10,000 से ज्यादा पक्की सरकारी नौकरियां सरकार दे चुकी थी। 60,000 नौकरियां जो पाइपलाइन में है, जिन पे काम चल रहा है। मतलब मुख्यमंत्री मनोहर लाल 10 साल में दुगनी नौकरियां दे देंगे बनिस्बत भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। इसके साथ साथ युवाओं के रोजगार के विषय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो बहुत मेहनत की और जो काम किया कि सरकारी नौकरियों की लिमिटेशन, हम सब जानते हैं कि हरियाणा में जो सरकारी कर्मचारी हैं लगभग 4 लाख के करीब है, तो एक सीमा है। प्रदेश के युवा को रोजगार मिले, काम मिले, उसके लिए अलग अलग योजनाएं बनाई गई। सबसे पहले तो प्रदेश के अंदर उद्योग धंधे लगे, उन उद्योग धंधों में काम मिले। एक ऐसी औद्योगिक नीति बनाई कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,60,000 से ज्यादा छोटे बड़े मझोले उद्योग पिछले 2014 से लेके आज तक लगे। और उन उद्योगों के अंदर मैं इसमें MSME की बात कर रहा हूं, छोटे उद्योग की बात कर रहा हूं, मझोले उद्योगों की बात कर रहा हूं, सभी के मैं इसमें गिन।
और इन उद्योगों में लगभग 12,60,000 से ज्यादा हरियाणा के युवाओं को काम मिला। जो गरीब व्यक्ति है, रेडी फड़ी वाला, उसके लिए एक योजना लेके आए, उसको ऋण रहित ब्याज सरकार ने मुहैया कराया जिससे कि वो अपना कारोबार कर सके। सक्षम युवा के नाम से योजना लेके आए जिससे कि युवा को रोजगार प्राप्त हो सके। रोजगार की दृष्टि से हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समय में जो काम हुआ, इससे पहले की सरकारों का आप सारा रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, तुलना करके देख लीजिए, आसपास भी नहीं है कोई। इसी तरह से हम अगर बात करते हैं हरियाणा की आर्थिक प्रगति की, आर्थिक विकास की, आप अगर ध्यान देंगे तो एक चीज पाएंगे कि जो पर कैपिटा इनकम 2014 तक 1,37,770 रुपए थी, आज हरियाणा की वही पर कैपिटा इनकम 2,96,000 रुपए से ज्यादा हो चुकी है। मतलब 2014 के बनिस्पत दुगनी हो चुकी है। अगर आप जीएसडीपी पे ध्यान देंगे, जो जीएसडीपी हरियाणा की 2014 तक लगभग 3.25 लाख करोड़ थी, आज वो 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है। ये हरियाणा की आर्थिक प्रगति हुई है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में। आप अगर कृषि क्षेत्र पे ध्यान देंगे, ये बात हम सब जानते हैं कि हरियाणा वो प्रदेश है जो पूरे देश भर में गन्ने का सर्वाधिक भाव देने वाला। बीच में लगभग 1 साल से कम का समय ऐसा जरूर आया कि हमारा पंजाब से 2 रुपए भाव कम हुआ, और वो भी कोई लंबा समय नहीं था। लेकिन पिछले समय से और आज तक हरियाणा प्रदेश गन्ने का सर्वाधिक भाव दे रहा है पूरे देश की तुलना में। हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है जिसकी सहकारी चीनी मिल का 1 रुपया किसी किसान का जिसके ऊपर बकाया नहीं है, और ये मुख्यमंत्री के आर्थिक प्रबंधन का एक नतीजा है। पहले आप देखते थे, हालांकि मैं सुनता हूं विपक्ष के भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा साहब का बयान कि साहब देखिए हमने तो अपने 10 साल के कार्यकाल के अंदर 193 रुपए का इजाफा कर दिया था वगैरह वगैरह, इस तरह की बात उनके बयान में सुनते। तो मैंने उनसे केवल एक ही सवाल पूछा था कि क्या वजह थी कि आपके समय का 190 करोड़ रुपए का किसानों का गन्ना मिल की तरफ बकाया था? क्या वजह थी कि आप जब तक मुख्यमंत्री रहे आपने किसानों का बकाया नहीं दिया? वो आके मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिया। भाव की तुलना कर रहे हो, लेकिन किसान को पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इसकी बात कौन करेगा? इसी तरह से जो किसान की अन्य फसलें हैं, क्योंकि हम जानते हैं धान और गेहूं केंद्र सरकार खरीदती है। मनोहर सरकार पहली सरकार है प्रदेश की जिसने धान और गेहूं के अलावा किसान की अन्य फसलों पे एमएसपी देने का काम शुरू किया। पहली सरकार है जिसने किसान का बाजरा एमएसपी पे खरीदने का काम शुरू किया। पहली सरकार है जिसने किसान की सरसों एमएसपी पे खरीदने का काम किया। पहली सरकार है जिसने किसान का सूरजमुखी के ऊपर एमएसपी का लाभ दिया। आप उठा के देख लीजिए 2014 से पहले कारणों से खराब हो जाए तो किसान को मुआवजा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे, 1148 करोड़ रुपए का मुआवजा टोटल 10 साल के अंदर उन्होंने दिया। वर्तमान सरकार आपदा प्रबंधन में 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा पिछले 8.5 साल में किसान भाइयों को दे चुकी है। कृषि क्षेत्र के अंदर किसान की फसल का पैसा सीधा किसान के खाते में जाएगा, यह प्रावधान वर्तमान सरकार ने किया। हालांकि उस वक्त विपक्षियों ने बड़ी आलोचना की थी। आपको भी विपक्षियों के तर्क याद होंगे। तर्क बड़े अजीब होते थे, आड़ती और किसान का रिश्ता खत्म हो जाएगा, आड़ती किसान का एटीएम होता है, इस तरह के तर्क थे। लेकिन किसान जो मेहनत करके फसल उगाता है, उसकी फसल जब बिकती है उसका पैसा सीधा उसके खाते में जाए, इस बात का विरोध कर रहे थे हमारे विपक्षी मित्र। आज किसान को 72 घंटे के अंदर पैसा मिल जाएगा, ये प्रावधान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। अगर तय सीमा से लेट होता है तो उसके ऊपर ब्याज मिलेगा, ये प्रावधान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। किसान को डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ले जाना, किसान को पहले आप देखते थे कि किसान को अपनी फसल अपने खेत में पानी देने के लिए डीजल इंजन का उपयोग करना पड़ता था। किसान की कॉस्ट बढ़ती थी, क्योंकि डीजल फूकेगा तो स्वाभाविक है कॉस्ट बढ़ेगी। ये सरकार है, आज किसी खेत में आपको डीजल इंजन चलता दिखता है? आप लोग फील्ड में जाते हैं, क्योंकि किसान को पर्याप्त बिजली मुहैया कराने वाली सरकार मनोहर लाल सरकार है। हरियाणा के अंदर लगभग 6,000 गांव जहां 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने, 6,000 लगभग इसलिए मैंने शब्द प्रयोग किया क्योंकि 5,824-25 लगभग ये संख्या, इसलिए मैं लगभग 6,000 बोल रहा हूं। 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने वाली। हुड्डा साहब के समय में कितने गांव थे? 534।
और उन 534 में भी इस वजह से, क्योंकि अगर कहीं पे थर्मल लगा है, उस थर्मल के लिए जमीन एक्वायर की है, तो जिस गांव की आप जमीन एक्वायर कर रहे हो उसमें जो एग्रीमेंट होता था उसमें प्रावधान होता था कि इस गांव को आपको देनी पड़ेगी, उस मजबूरी के वर्ष। तो जो लोग सत्ता में रहते हुए ना तो किसान को बिजली मुहैया करा पाए, जो सत्ता में रहते हुए किसान का बाजरा, सरसों, सूरजमुखी ना खरीद पाए, सत्ता में रहते हुए किसान के गन्ने का पेमेंट नहीं कर पाए, और जिनके आर्थिक प्रबंधन का नतीजा ये हुआ कि हुड्डा साहब ने जो अपना आखिरी बजट पेश किया था, आपको एक और चीज मैं बताऊंगा, 2013-14 का जो बजट हुड्डा साहब ने पेश किया था और पंजाब का जो बजट पेश हुआ था उसी साल का, हमसे ज्यादा था। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री जो पिछला बजट पेश किया है वो पंजाब से ज्यादा है। ये जो अंतर आया, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आर्थिक प्रबंधन का नतीजा है। योजनाएं इस तरह से बनाई गई, उदाहरण जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, परिवार पहचान पत्र, जिसकी बहुत आलोचना की, हुड्डा साहब ने बहुत तर्क दिया इसके ऊपर, लेकिन हुड्डा साहब के तर्कों के पीछे घबराहट नजर आती थी। अगर आप कभी भी इसके ऊपर उनका तर्क सुनते, हालांकि अब हुड्डा साहब की भाषा थोड़ी बदलने लगी है, अब वो पोर्टल का विरोध करना छोड़ दिया है, अब वो ये कहने लगे हैं कि साहब जो पोर्टल लाभदायक है वो तो रखेंगे वगैरह वगैरह, हालांकि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, लेकिन भाषा में अंतर आया। वो क्यों आया? क्योंकि जो पोर्टल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बनाए, जिनकी वजह से गरीब और वंचित को उसका हक मिलना शुरू हुआ, जब उनके नतीजे या ये उनका प्रभाव नीचे नजर आना शुरू हुआ तो हुड्डा साहब की भाषा में अंतर आना शुरू हो गया। एक व्यक्ति अपनी पेंशन बनाने के लिए धक्का खाता था दफ्तरों के, कभी आयु प्रमाण पत्र लेके आओ, आय प्रमाण पत्र लेके आओ। आज जैसी उम्र 60 साल होती है, इस परिवार पहचान पत्र के जरिए ऑटोमेटिकली उसकी पेंशन लग जाती है। कोई विकलांग है, उसकी पेंशन इसकी वजह से ऑटोमेटिकली लग जाती है। बीपीएल कार्ड इस परिवार पहचान पत्र की वजह से ऑटोमेटिकली बीपीएल कार्ड बनता है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब सत्ता संभाली थी, बीपीएल कार्ड के लिए जो आय सीमा थी 1,20,000, उसको बढ़ा के 1,80,000 कर दिया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके। पहला मुख्यमंत्री है जिसने इस बात की चिंता करनी शुरू की कि जो गरीब आदमी है उसकी आय को कैसे बढ़ाया जाए। उसके लिए एक योजना लेके आए, मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना। उसके अंदर गरीब परिवारों को चिन्हित किया गया। अब उन गरीब परिवारों की आमदन कैसे बढ़े, वो कोई रोजगार करे, कोई काम करे, तो उनको ऋण मुहैया करवाना जिससे कि वो अपना काम धंधा कर सके। 50,000 परिवार अब तक इस योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं, आमतौर पे विपक्ष बड़ी आलोचना करता था कि साहब आपने शिक्षा स्वास्थ्य में क्या किया, लेकिन जब हम बात करते हैं तर्कों के साथ, आपके यमुनानगर के अंदर हॉस्पिटल बना है, उस हॉस्पिटल को अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा। जब हम ये बात करते हैं कि साहब हमने आईटीआई की संख्या बढ़ा दी कि युवाओं के अंदर कौशल बढ़े, क्योंकि आज समय अगर आपके पास कौशल है तो आप अपना रोजगार बहुत बेहतर ढंग से प्राप्त कर सकते हो। सबको ये इस बात की जानकारी है। और ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस विचार को सोचा कि युवाओं के अंदर कौशल तरक्की, कौशल प्रगति कैसे हो। उसके लिए पलवल के अंदर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई कि युवाओं को अलग अलग क्षेत्र के अंदर ट्रेनिंग मिले, उनके अंदर कौशल का तरक्की या कौशल डेवलपमेंट वो हो जिससे कि वो अलग अलग क्षेत्र में अपना काम कर सकें। समय की ये मांग है। तो मैं जो सरकार ने पिछले 9 साल में किया और उसका प्रभाव जो जमीनी स्तर पे नजर आ रहा है, उसका नतीजा ये है कि आज हमारा विपक्ष जो है वो बौखला के उल जलूल तर्क देता है, क्योंकि मुद्दा उनके पास नहीं है तो नया विषय क्या लेके आ गए, जात पात की राजनीति। फलां जाति से डिप्टी सीएम बना देंगे, फलां जाति से बना देंगे, 4 बना देंगे, 8 बना देंगे। कहीं पे ये विचार ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, संविधान की क्या सीमाएं हैं। केवल झूठ बोल के जनता को भ्रमित करके किस तरह से दाव लगे, इसके ऊपर बात करनी शुरू कर दी। जबकि विपक्ष का काम ये होता है
कि अगर आपको सरकार की किसी योजना में खामी लगती है, आप तर्कों के साथ बात कीजिए। योजना में खामी लगती है, आप तर्कों के साथ बात कीजिए, आलोचना कीजिए। आप अब जब आलोचना करेंगे, अपना तर्क रखेंगे, तो हम आपको समझाएंगे, और अगर आपका सुझाव अच्छा हुआ तो हम उसको अडॉप्ट करेंगे। लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इसलिए जात पात की राजनीति शुरू कर दी, आज उल जुलूल तर्क देने शुरू कर दिए। अभी मैं सुन रहा था, उदय भान जी ने कल एक बयान दिया कि जी जब सत्ता में आएंगे ओपीएस लागू कर देंगे। हैरानी यह होती है कि जिन लोगों ने हरियाणा में ओपीएस को बंद किया, वो लोग जनता के बीच में घूम घूम के ये वायदा कर रहे हैं कि साहब सत्ता में आएंगे ओपीएस लागू कर देंगे। पहला सवाल तो यही बनता है कि साहब जब आपने बंद की थी तो क्यों बंद की थी? हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि जब आपने बंद किया था क्यों किया था? उस वक्त तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ये कहते थे कि ओपीएस देश के लिए डिजास्टर है। हुड्डा साहब का अखबार बड़ा बड़ा बयान में अखबारों में छपा कि देश के प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई, मुख्यमंत्रियों को प्रोत्साहित किया कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया जाए क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम देश के लिए डिजास्टर है। उस वक्त के बयान थे ये। आज वही लोग जनता को झूठ बोल के भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि साहब हम सत्ता में आएंगे, हम तो ओपीएस दोबारा लागू कर देंगे। तो जो लोग अपने किए काम के ऊपर कोई तर्कपूर्ण जवाब ना दे सके, वो लोग जब आके इस तरह की बात करते हैं, स्वाभाविक है जनता के मन में एक विचार अवश्य आता है कि जब आपको हमने समय दिया था, हमने आपको सत्ता दी थी, उस वक्त तो आप हरियाणा के संसाधनों को लूटने में लगे हुए थे। उस वक्त तो आप किसानों की जमीन सीएलयू के नाम पे बिल्डरों को रिलीज कर रहे थे। उस वक्त तो नौकरियां आप अपने चहेता को दे रहे थे। आप लोगों के जो पुराने पत्रकार हैं जानते होंगे, हुड्डा साहब के समय में एससीएस भर्ती घोटाला, जिसकी लिस्ट विपक्ष ने एक दिन पहले जारी कर दी थी। उनके आसपास के लोगों के बच्चे, जिसके अंदर लगभग 60% थे, वो सबको जानकारी होगी जो पुराने पत्रकार। तो जो लोग इस तरह का काम कर रहे थे, आज वो लोग जनता के बीच में जब जाके ये बात करते हैं तो जनता हंसती है, सवाल पूछती है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अगर किसान को सशक्त करके मजबूत कर सकते हैं, हरियाणा की आर्थिक प्रगति कर सकते हैं, अगर युवाओं को इतनी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी दे सकते हैं, अगर हरियाणा के अंदर इतनी बड़ी संख्या में प्राइवेट छोटे बड़े मझोले उद्योग लगवा सकते हैं, तो आप क्या कर रहे थे जब आपके पास सत्ता थी? ये बात करने में आप लोगों से आया था। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। सर मेरा सवाल ये है कि आप देखिए, मेरा एक बड़ा निवेदन है, क्योंकि मैं स्वयं मेरा पत्रकार साथियों से ना बड़ा मिलना जुलना, प्रेम प्यार लगाव बड़ा रहता है, और बहुत मेरे अच्छे मित्र हैं। मैं हमेशा उनसे एक बात कहता होता हूँ कि जब भी हम कोई विषय पे बात करते हैं ना, तो हमें ना ओवरऑल स्टडी करनी चाहिए। जो एक रिपोर्ट आती है CMI की, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये एक प्राइवेट संस्था, आप सब जानते हैं। आप सबको ये भी पता होगा कि इस संस्था के जो MD हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आपको ये भी पता होगा कि कांग्रेस ने 2019 लोकसभा चुनाव के लिए जो इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार करने की कमेटी बनाई थी चिदम्बरम साहब की अध्यक्षता में, उसमें ये साहब MD साहब भी थे। आपको सारे को जानकारी होगी। उसके साथ साथ नीति आयोग की रिपोर्ट आती है। हम नीति आयोग, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की रिपोर्ट हरियाणा सरकार द्वारा स्वयं विधानसभा में जो कहा गया ऑन रिकॉर्ड, वो उनकी बात नहीं करते, केवल CMI की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक नाइंसाफी है। पहली बात तो हम ये तय करें कि हरियाणा में जो CMI बोल रही है उतनी बेरोजगारी नहीं है। पहले तो हमें इस तथ्य को समझना पड़ेगा। और मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम मिले, उसके ऊपर जितना काम मनोहर लाल जी ने किया है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, चैलेंज करके कह रहा हूं। पिछली सरकारों का निकालिए, वर्तमान सरकार का निकालिए, तुलना कीजिए। यह भी हमने नहीं कहा कि हमने 100% रोजगार दे दिया, हम ये कह नहीं रहे। हम कह रहे हैं लगभग 6% अभी भी बेरोजगारी प्रदेश में है, हम मान रहे हैं इस बात को। हमारा प्रयास यह है कि जो 6% युवा बेरोजगारी की कैटेगरी में आ रहा है, इस युवा को भी सरकारी योजनाओं के जरिए मुख्य धारा में, या यूं कहिए कि इकोनॉमिक तरक्की, आर्थिक प्रगति के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन हो, प्रदेश की GDP इंप्रूव करने में इसका कंट्रीब्यूशन हो, क्योंकि अपना के काम धंधा करे, और ये जो बेरोजगारी शब्द है उसकी मोहर इससे हटे। तो पहला विषय जो आपका, जिसके बारे में आपने बात की, देखिए जब हम आर्थिक तरक्की की बात करते हैं, हम पर कैपिटा इनकम या GSDP की बात करते हैं, हम उसके साथ साथ एक तुलना करते हैं कि हम जो नागरिक होता है ना, सिटीजन, उसकी बाइंग कैपेसिटी क्या है, परचेजिंग कैपेसिटी क्या है। अगर उसकी जेब में खर्चने के लिए 2 पैसे हैं, यह हमारे शास्त्र के जानकार सभी समझते हैं इस बात को, जो अर्थशास्त्र की जानकारी रखते हैं। आपकी GSDP कब बढ़ती है? जब आपके नागरिक खर्चा करेंगे। नागरिक खर्चा कब करेंगे? जब उसकी जेब में पैसा होगा। सिंपल।
अर्थशास्त्र ये कहता है। और जो 75% वाली बात आपने की, देखिए उसके ऊपर तो बड़ा स्पष्ट हमने पहले दिन कहा था कि सरकार का उद्देश्य ये था कि हरियाणा के युवाओं को जो 2022 के बाद नए काम उद्योग धंधे हरियाणा में लगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। एक ये उद्देश्य लेके सरकार ने एक काम किया, लेकिन माननीय कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगाई। अब वो जो विषय है वो कानूनी विषय हो गया है। माननीय कोर्ट का रिटर्न ऑर्डर जो डिटेल्ड ऑर्डर है वो अभी तक मैंने भी नहीं पढ़ा, क्योंकि अभी तक शायद आया नहीं है। जब वो डिटेल्ड ऑर्डर आएगा उसको पढ़ेंगे, उसके बाद कैसे उस पर आगे बढ़ना है तब तय किया जाएगा। और कोई मित्र? सर, यमुनानगर में सरकारी हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाएगी, बिल्डिंग बहुत पीछे की सरकार ने बनाई, आपने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन डॉक्टर तो दे दो, वहाँ पे इलाज के लिए डॉक्टर नहीं है, सफाई के लिए कर्मचारी नहीं है, तो ये है सर। दूसरा, आपने कहा कि हमारे 9 साल में रोजगार बहुत लगे हैं। यमुनानगर की प्लाईवुड इंडस्ट्री आपकी सरकार में डाउन गई है, मान लो कि काफी उद्योग बंद हो गए हैं। बर्तन उद्योग है वहाँ पे मान लो कि डाउनफॉल आया है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए एक और चीज़ मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, जो बर्तन उद्योग जगाधरी का मैंने 2012-13 के अंदर इसके ऊपर एक पत्रकार है जो स्टोरी कर रहे थे, 12-13 की बात कर रहा हूँ, वो स्टोरी मैंने पढ़ी है कि जगाधरी का बर्तन उद्योग कब स्थिति में पहुंचा कि वाइंड अप होना शुरू हो गया। ये आज का विषय नहीं है, ये विषय है 2002-03 का। तो वर्तमान सरकार से अगर आप सवाल पूछेंगे तो मुझे लगता है ये भी एक नाइंसाफी है। लेकिन प्लाईवुड का तो है सर। नहीं, प्लाईवुड के विषय में, क्योंकि अभी जब हम यहाँ आने से पहले मैं जहाँ बैठा था वहाँ मैंने 1-2 साथियों से इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई सटीक जानकारी इस विषय में नहीं मिली, इसलिए मैं इसके ऊपर अगर कोई टिप्पणी करूँ तो ठीक नहीं है। लेकिन सरकार ने एक योजना शुरू की थी, आपको अगर ध्यान